बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है सर्विसेज प्रोक्योरमेंट, यानी सर्विसेज को आप किस तरह से प्रोक्योर कर सकते हैं। सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट गुड्स प्रोक्योरमेंट से थोड़ी डिफरेंट और टफ होती है, और इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपको उस वक्त नज़र नहीं आ रहे होते जब आप इसको प्रोक्योर कर रहे होते हैं, या इसके लिए सोर्सिंग और वैल्यूएशन और उसकी स्पेसिफिकेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं वेंडर से। लेकिन जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करके मैच्योर करके एग्जीक्यूट करते हैं, वेंडर से कहते हैं कि आके सर्विसेज दो, तो उस वक्त जो प्रॉब्लम नज़र आते हैं या निकलते हैं उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बिफोर टाइम आपको, यानी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले आपको वो सारी चीज़ें जो कि बाद में प्रॉब्लम आनी है पहले से रियलाइज़ होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड हो सकती हैं। तो जिन लोगों का एक्सपीरियंस होता है वो ही इसको हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज़ फर्स्ट टाइम जब भी आप सर्विसेज को परचेज़ करने जाएंगे तो उसके बाद जब आप कर लेंगे तो जो प्रॉब्लम आएंगी वो मैं कुछ आपको दो स्टोरी सुनाता हूँ इसके मतलब। एक तो बुक में लिखी हुई है जो केस स्टडी है वो बता देता हूँ, और एक मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को बता देता हूँ। और जो बुक वाली स्टोरी वो पहले बताता हूँ कि एक फर्नीचर कंपनी को ने समझा कि क्यों ना हम इन हाउस जो क्लीनिंग करते हैं उसकी बजाय इसको आउटसोर्स कर लिया जाए और एक किसी जेनिटोरियल कंपनी से सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने जो भी उस एरिया में फेमस कंपनी थी उसको कॉल किया, मीटिंग के लिए बुलाया और उन्हें बताया कि जी हमें क्लीनिंग का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आपसे करना है, तो आप अपनी मंथली कोटेशन जो समझते हैं वो हमें दे दें। तो उस क्लीनिंग कंपनी ने कहा कि अच्छा आप हमें पूरा एरिया विज़िट करवा दें जो जो आप क्लीन करवाना चाहते हैं। अब वो जो साहब कंपनी की तरफ से थे जिन्होंने वो सारा समझाना था, आप फ़र्ज़ कर लें कि वो प्रोक्योरमेंट का कोई बंदा था, तो वो प्रोक्योरमेंट के साहब ने कहा कि जी आए मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। तो उन्होंने पहले तो एडमन ब्लॉक को विज़िट करवाया कि ये हमारा एडमन ब्लॉक है, इसकी आप डेली जो क्लीनिंग है वो सारी कर दिया करें ताकि स्टाफ जब आए तो उससे पहले सारा कुछ क्लीन हो। और उसके बाद उन्होंने जो प्रोडक्शन फ्लोर था जहाँ पे वुडन फर्नीचर बनता था वो चेक करवाया कि ये हमारा प्रोडक्शन फ्लोर है, तो यहाँ पे जितनी भी वुड प्रोसेस होती है उसके कुछ बुरादा निकलता है, कुछ छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं, तो जो बुरादा होगा वो डस्टबिन में चला जाएगा और जो लकड़ी के पीसेस होंगे वो आप सेपरेट, हमने बड़े डस्टबिन रखे हुए हैं, कंटेनर बड़े रखे हुए हैं, तो आप उसमें डालते जाएं, वो स्टोर में चला जाता है रिसाइकल्ड होने के लिए। और थर्ड उन्होंने दिखाया कि जी आप ये हमारा कैंटीन एरिया जहाँ पे स्टाफ हमारा लंच और बाकी रिफ़्रेशमेंट के लिए आता है, तो इसकी भी प्रॉपर जो भी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। अब ये तीन मोटे मोटे जो काम थे कि टोटल इतना एरिया है और इस जगह पे आपने क्लीनिंग की हमें ज़रूरत है वो बता दिए। तो अब वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके अगेंस्ट जो मुझे कोटेशन आएगी वो कम से कम इतनी होगी, तो जब कोटेशन आई उस कंपनी की तरफ से तो वो बड़े सरप्राइज़ हुए कि वो कोटेशन उससे हाफ से भी कम थी। यानी जो वो समझ रहे थे कि इतनी अमाउंट होनी चाहिए वो उसके एक्सपेक्टेशन की जो अमाउंट थी उससे हाफ से भी कम अमाउंट की कंपनी ने कोटेशन दी। तो बहरहाल उनको खुशी भी हुई कि ये तो बहुत कम रेट है और बहुत कम अमाउंट है, हमारी तो बहुत सारी जो है कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। तो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाया, उसको खुद भी साइन किया, कंपनी से भी साइन करवाया और उनसे कहा कि जी आप काम शुरू कर दें इस डेट से। अब कंपनी ने काम शुरू कर दिया, तो अभी एक ही हफ्ता गुजरा था, तो जो जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया था प्रोक्योरमेंट वालों ने, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो लोगों ने भी बताने शुरू कर दिए, उन्होंने खुद भी फेस करने शुरू कर दिए। अब वो प्रॉब्लम जब बढ़ते गए एक के बाद एक दिन, तो उन्होंने उस कंपनी को बुलाया कि भाई ये तो आप ठीक काम नहीं कर रहे, तो आए बैठ के तो डिस्कस करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो जब दोनों पार्टीज़ बैठी और उन्होंने वो प्रॉब्लम डिस्कस किए प्रोक्योरमेंट वालों ने कि जी जो ऑफिस एरिया है उसकी जितनी भी बिन्स हैं वो एम्प्टी बिन्स नहीं होती, खाली नहीं करते आप, उनमें सारा कचरा वैसे ही पड़ा रहता है, और जो टॉयलेट एरिया उसको क्लीन नहीं किया जाता। उसके बाद जो प्रोडक्शन फ्लोर है
उसके जो स्मॉल पीसेज हैं वुड के, वो आपको स्टोर में डिलीवर करने चाहिए थे, तो वो कंटेनर वैसे के वैसे फिल पड़े हैं और अब वो बाहर निकलना शुरू हो गए लकड़ी के पीसेज, तो उनको आप स्टोर में डिलीवर नहीं करते। और जो कैंटीन एरिया है वहाँ पे आप जो वेंडिंग मशीन है उनको रीफिल नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे टिश्यूज़ अवेलेबल नहीं है, लिक्विड सोप की अवेलेबिलिटी कोई नहीं है, तो ये तो बिल्कुल कोई सर्विसेज नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई तो वो जो कंपनी थी उन्होंने कहा कि जी ये चीज़ें तो हमसे डिस्कस ही नहीं हुई, आपने तो कहा था कि हमें एडमिन फ्लोर की क्लीनिंग चाहिए, हमें प्रोडक्शन फ्लोर की क्लीनिंग चाहिए और हमें जो कैंटीन एरिया उसकी क्लीनिंग चाहिए। तो आपने उस वक्त ये नहीं बताया था कि ये डस्टबिन में हमने एम्प्टी करने हैं, आपने ये नहीं बताया था कि लिक्विड सोप हमने रीफिल करना है, वेंडिंग मशीन को हमने रन करना है। आप मतलब वो सारी चीज़ें जो अभी आप बता रहे हैं ये आपने बिफोर कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं बताई थी। अगर आप हमें बताते तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो इससे डबल अमाउंट से भी कुछ आगे चला जाता। तो ये वो प्रॉब्लम थे कि अब चूँकि कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो वही थी जो कंपनी को रिक्वायर्ड थी। उस वक्त कंपनी सेटिस्फाइड थी कि जी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो बहुत ही कम अमाउंट में और वो सारा कुछ हम उसमें अचीव कर रहे हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन उन रिक्वायरमेंट के पीछे जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी वो दोनों में डिसाइड नहीं हुई थी ना, दोनों कंपनीज में ये नहीं बताया गया था कि जी जो क्लीनिंग होगी उसमें वॉशरूम शामिल है या नहीं है, और अगर वॉशरूम की क्लीनिंग होगी तो उसमें लिक्विड सोप रीफिल होगा या नहीं होगा, वहाँ पे टिश्यूज़ अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, अगर कोई हैंड वॉशिंग के लिए और एड चाहिए जैसे कोई ड्रायर चाहिए तो वो वहाँ पे होगा या नहीं होगा। तो इस तरह कि ये जो प्रॉब्लम जब आई तो तब उनको एहसास हुआ कि भाई ये तो एक मतलब हम मुसीबत में फंस गए। तो फिर बहरहाल वो रीनेगोशिएट हुआ कॉन्ट्रैक्ट, उसकी अमाउंट बढ़ाई गई और वो सब चीज़ें डिटेल से लिखी गई जो कि उसके अंदर होनी चाहिए थी। अब ये जो बुक में इसका लिखा हुआ है कि जो सर्विसेज प्रोक्योरमेंट होती हैं ये इंटेंजिबल होती हैं। ये तो हम पीछे कई दफ़ा देख चुके हैं कि दो किस्म की प्रोक्योरमेंट होती है, या टेंजिबल होती हैं या इंटेंजिबल होती हैं। टेंजिबल वो होती हैं जिनको आप छू सकें, जिनकी कोई सॉलिड चीज़ हो, जैसे कि गुड्स। सारी गुड्स टेंजिबल में सारी गुड्स आएंगी, और इंटेंजिबल में जितनी भी सर्विसेज हैं जो नज़र नहीं आती, जिनको आप स्टोर नहीं कर सकते, जिनको आप छू नहीं सकते, वो इंटेंजिबल है। तो सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं, गुड्स टेंजिबल होती हैं। तो सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट बेसिकली इंटेंजिबल प्रोक्योरमेंट है, और इसमें क्लीनिंग के कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं, इंश्योरेंस आ सकती है, यूटिलिटीज़ आ सकती हैं, गैस, इलेक्ट्रिसिटी है, और इसी तरह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है। मैं एक यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे गार्डनिंग का अलहदा से कॉन्ट्रैक्ट था, क्लीनिंग का अलहदा से कॉन्ट्रैक्ट था, और ड्राई क्लीनिंग जो स्टूडेंट की क्लॉथ होते हैं उसके लिए अलहदा से एक कॉन्ट्रैक्ट था, और फिर एग्जामिनेशन रिलेटेड बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट थे मुख्तलिफ कंपनियों से, जिनमें नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी होते थे कि जी आपने इनको डिस्क्लोज नहीं करना कहीं पे भी। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कितनी किस्म की सर्विसेज आउटसोर्स करनी है डिफरेंट कंपनी से। वैले की जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि अगर स्टूडेंट्स की गाड़ियाँ आ रही हैं तो उसकी हिफाजत और उनकी प्रॉपर जो पार्किंग है उसके लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जितनी भी सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो इंटेंजिबल प्रोक्योरमेंट होगी। अच्छा, अब एक और बात कि इंटेंजिबल का जो लाइफ साइकिल होता है ये सिमिलर वही होगा जो टेंजिबल का होता है, यानी जिस तरह से हम गुड्स को प्रोक्योर करते हैं वो जिस प्रोसेस से गुजरती हैं उसी प्रोसेस से इंटेंजिबल प्रोक्योरमेंट भी गुजरेंगे, यानी कि सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट भी वही साइकिल होगा उसका जो कि गुड्स की सर्विसेज का साइकिल होता है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मेरा दूसरी या तीसरी 2 या 3 नंबर का लेक्चर है जिसमें नीड से लेकर रिसीविंग तक का एक पूरा साइकिल बताया गया था कि किस तरह से नीड्स पैदा होती हैं, फिर
उसकी रिक्विजिशन बनाई जाती है, उसकी स्पेसिफिकेशन बनाई जाती है, फिर उसके बाद वेंडर सोर्स किए जाते हैं, कंपैरिजन होता है, फिर फाइनल होता है कि किसको ऑर्डर देना है, फिर पीओ इशू होगा, फिर गुड्स रिसीव होंगी, फिर उसकी पेमेंट होगी, और इस तरह से एक पूरा साइकिल जो है प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सिमिलरली सेम जो साइकिल है वो इंटेंजिबल प्रोक्योरमेंट यानी कि सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट के लिए भी होगा कि नीड्स पैदा होगी, उसकी स्पेसिफिकेशन डिसाइड की जाएंगी, और स्पेसिफिकेशन में वही सारी चीज़ें डिटेल्ड होंगी, जैसे जो मैंने पिछली स्टोरी में बताया कि ये प्रॉब्लम आए तो वो जो सारे प्रॉब्लम आगे जाके आ सकते हैं वो सब उसमें डिस्कस, जो स्पेसिफिकेशन है उसमें मेंशन किए जाएंगे कि हमें जो सर्विसेज चाहिए उसमें ये सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए सर्विसेज में। तो इसलिए इसकी स्पेसिफिकेशन बहुत ही केयरफुली और डिटेल्ड होनी चाहिए। जो भी सर्विसेज जिसकी रिक्वायर्ड है, यानी कि जो एंड यूज़र है जिसको सर्विसेज रिक्वायर्ड है, मोस्टली एडमिन डिपार्टमेंट इसका एंड यूज़र होता है, या कोई और भी डिपार्टमेंट हो सकता है, HR है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन वाले हैं, इनको कुछ सर्विसेज आउटसोर्स हो सकते हैं। जैसे अगर प्रोडक्शन वालों को कुछ इक्विपमेंट की सर्विसेज आउटसोर्स करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, HR को ट्रेनिंग के सर्विसेज देने के लिए किसी से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एडमिन के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यूटिलिटीज़ जिसमें आ जाती हैं, या और भी कोई सर्विसेज वो हायर कर सकते हैं, लीगल सर्विसेज हो सकती हैं, डॉक्टर की सर्विसेज हायर करते हैं कंपनी। तो इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो जो भी सर्विसेज आपको चाहिए आपको उसकी डिटेल में, बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करनी चाहिए। अदरवाइज़ जब भी आप सर्विसेज लेना शुरू करेंगे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें मेंशन नहीं है तो वो आपका वेंडर कभी भी वो चीज़ें आपको नहीं देगा। आप हो सकता है मेंटली समझ रहे हो कि ये चीज़ें तो ऑलरेडी इस पॉइंट के अंदर आ सकती हैं, तो लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। जो गुड्स की प्रोक्योरमेंट होती है वहाँ पे आपको एक आसानी होती है कि आपके पास एक सैंपल अवेलेबल होता है। आप एज पर सैंपल वेंडर से डिस्कस करते हैं कि भाई ये हमारा सैंपल है और हमें इससे कंपेटिबल चीज़ चाहिए, हमें सेम ये चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे आपको आसानी है। लेकिन सर्विसेज में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके पास कोई सैंपल हो या आप उसको पहले से, आप सिर्फ उससे डिस्कस कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। तो चूंकि सैंपल नहीं होता तो या इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा इसमें केयर की जाती है कि आप उसको वो सारा सीन समझा सकें जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इज बिग प्रॉब्लम। आप गुड्स को तो एवेल्युएट कर सकते हैं, जब भी आपको सप्लाई आएगी तो आप उसके कुछ रैंडम सैंपल निकाल के उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल वाले करते भी हैं। लेकिन सर्विसेज की क्वालिटी आपको क्या मिलेगी इसका आपको बिफोर टाइम पता नहीं होता। इसीलिए बहुत सारे कंपनी जो हैं बहुत सारी चीज़ें इंक्वायर करती हैं। वो ये पूछती हैं कि आपके वेंडर से पूछती हैं कि आपके पास कितने पहले इस तरह के और कॉन्ट्रैक्ट किन किन कंपनियों के हैं, और उन कंपनियों को देखा जाता है, बल्कि उनसे समटाइम मीटिंग भी की जाती है कि क्या आप इनकी सर्विसेज से मुतमईन है, ये आपको वो क्वालिटी दे रहे हैं जो आपको रिक्वायर्ड थी। तो क्वालिटी बिग प्रॉब्लम। क्वालिटी को पहले से इंश्योर करना चाहिए कि क्या वो कंपनी जिससे आप नेगोशिएट कर रहे हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको उस क्वालिटी के ऊपर मैच कर सकती है, उसके ऊपर पहुंच सकती है। तो क्वालिटी के लिए क्वालिटी भी इसमें एक बड़ा मसला है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको जब भी सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करना हो या सर्विसेज के लिए वेंडर ढूंढना हो तो आपको जो केयर करनी चाहिए वो है, और ये केयर गुड्स की प्रोक्योरमेंट से बहुत ज़्यादा है। इसका बर्डन बहुत ज़्यादा है गुड्स की प्रोक्योरमेंट से, और इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि सर्विसेज प्रोक्योर करने के लिए आपको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, और ख़ास आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो एंड यूज़र है उसकी तरफ से कोई नॉमिनेटेड आदमी या उनका जो HOD है उसको इन्वॉल्व करें और साथ बताएं, और वो सारी चीज़ें उनकी कंसेंट से उनके साथ डिस्कस करें और उनसे भी साइन कराएं कि जो चीज़ें उनकी रिक्वायर्ड थी वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो चुकी हैं और वो उससे एग्रीड हैं, ताकि बाद में अगर वेंडर की तरफ से कोई प्रॉब्लम आए तो वो
सारा बर्डन प्रोक्योरमेंट के ऊपर ना आए, कुछ बर्डन शेयर हो जाए कि जी एंड यूज़र इसमें शामिल था और उसकी कंसेंट से ये एग्रीमेंट किया गया था। अब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे दूसरी स्टोरी शेयर कर लेता हूँ कि ये सिमिलर ऐसे ही है जैसे आप ठेके पर किसी को काम दे देते हैं। मैंने अपने कुछ घर की कंस्ट्रक्शन करवानी थी, तो मैंने पहले कुछ काम उसको जो डेली बेसिस पे करवाया, तो उसकी स्पीड इतनी स्लो थी कि मुझे रोज़ टेंशन होती थी कि यार ये कर क्या रहा है, मतलब 2 घंटे का काम 1 दिन में करके जाता है। तो कुछ दिनों बाद मैंने उसकी छुट्टी करवाई और मैंने एक और कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा और उससे कहा कि यार मुझसे एक लमसम ठेका कर लो और जो पैसे होंगे वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो मेरा इतना काम है, इसको कर दो। उसने एक अमाउंट जो म्यूचुअली हमने एग्री की उस पर करके तो काम शुरू कर दिया। जब वो काम कर रहा था तो वो बहुत सारी चीज़ें दरमियान में छोड़ता जा रहा था। जैसे अगर एक पानी का पाइप है जिसको उसे अंदर उसके प्लस्तर के अंदर करना चाहिए था, तो उसने नहीं किया। तो मैंने उसे कहा कि यार ये क्यों छोड़ रहे हो, इसको अंदर करो। तो उसने कहा नहीं जी, हमने जो प्लस्तर करना है उसकी जो थिकनेस होगी वो से कि वो आधी इंच है, तो हमने आधी इंच का प्लस्तर करना है। अगर आधी इंची से प्लस्तर ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो ये आपके उस आधी इंची प्लस्तर से बाहर निकल रहा है, तो इसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। और इसी तरह के और बहुत सारे प्रॉब्लम आए कि जी ये ऐसे नहीं हुआ, तो उसने कहा जी ये इसमें शामिल नहीं है, ये ऐसे नहीं हुआ, ये भी शामिल नहीं है, क्योंकि हमने इसको इस तरह से करना है, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। अगर आपने ये काम करवाना है तो इसके फिर एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम जितने भी लोग ठेके पर काम करवाते हैं कि जी एक ही लमसम अमाउंट का ठेका कर लिया कि ये काम कर दो भाई ये इतने पैसे में, तो जब वो रिज़ल्ट सामने आता है उस काम का, जब वो काम करके ख़त्म करके कहता है कि जी मैंने कर दिया ख़त्म, अब आप देख लें, तो पता चलता है कि वो इतना गंदा और बुरा काम हुआ होता है कि आपको गुस्सा आता है कि यार इससे बेहतर था कि मैं इसको डेली बेसिस पे लगा रहने देता, तो कम से कम स्लो कर रहा था तो मेरी मर्ज़ी का तो कर रहा था ना। तो इसलिए सर्विसेज को नेगोशिएट करना, सर्विसेज के लिए डिसीजन लेना एक मुश्किल काम है एज़ कम्पेयर टू प्रोक्योरमेंट ऑफ टेंजिबल आइटम या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। सर्विसेज प्रोक्योरमेंट इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क। होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।